हेलो ऑल ऑफ यू। अब आएगा असली मजा। एक दो चैप्टर बीच में गए, अकाउंट्स ऑडिट वगैरह बहुत बोरियत थे, है ना, आपको भी लगा होगा। लेकिन अब आएगा बहुत मजा इस चैप्टर के अंदर। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस और बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने के पहले चलो पहला सेक्शन तो सर्च वाला है तो मैं बता दूं। तो सर्च यानी जैसे इनकम टैक्स में अपन लोगों ने देखा है, याद है आपको 132 सर्च पढ़े क्या? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ूंगे। सर्च में क्या होता है कि ऑफिसर लोग हमारे प्रीमाइसेस में छापा मारते हैं। ऐसे तो सुना ही होगा ना, सर्च होते हैं इनकम टैक्स रेड। तो ये पहला वही सेक्शन है, रेड। ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन से सर्कमस्टांस में आपके यहां रेड होगा, कैसे होगा, कैसे वो लोग घुसेंगे, कैसे ताले तोड़ेंगे, क्या क्या सर्च करेंगे, क्या क्या सीज करके ले जाएंगे और सीज करने के बाद उनके साथ क्या क्या करेंगे। तो ये पहला सेक्शन अपने को देखना है। लेट्स स्टार्ट। और फिर दूसरे पार्ट में अपन ई वे बिल वगैरह पे आएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टेक्नोलॉजी भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो 67। Where the proper officer not below the rank of just C। एग्जाम में मालूम है क्या करते हैं, कभी कभी चिल्लर क्वेश्चन पूछ डालते हैं, 1 लाइनर आंसर, 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं। तो और आईडीटी में खास करके आप ध्यान रखो, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूछ लेगा कि हु कैन इशू द सर्च वारंट, कौन सा ऑफिसर सर्च वारंट इशू कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, इस पे जो मैं अंडरलाइन करवाता हूं ना, इसको दिमाग में फिट करते जाओ। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जस्सी, यानी जस्सी या उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स है वो लोग इसमें सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। आया समझ में? जस्सी या उसके ऊपर वाले। नॉट बिलो द रैंक बोला है कि यानी इसके नीचे वाले इशू नहीं कर सकते, तो जस्सी या उसके ऊपर। गुड। हैज रीजंस टू बिलीव, बिलीव को अंडरलाइन किया जाए। रीजन टू बिलीव यानी कि विश्वास, यकीन होना चाहिए। 2 वर्ड हम यूज करते हैं, शक और यकीन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इंग्लिश में ये 2 वर्ड क्या है? रीजन टू सस्पेक्ट एंड रीजन टू बिलीव। ये 2 वर्ड जो है ना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो सस्पेक्ट यानी शक, बिलीव यानी यकीन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पे वर्ड यूज्ड है बिलीव, यानी यकीन होना चाहिए। तो यकीन कैसे होगा? यकीन किस चीज का कि हमने टैक्स अवॉइडेंस किया है, वो तो सेम रहता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, टैक्स अवॉइडेंस किया है, वैल्यूएशन बराबर नहीं है, यानी टैक्स इवेजन इन सिंपल वर्ड्स। अभी टैक्स इवेजन मान के चलो, फिर बाद में बताऊंगा डिटेल क्या है। तो टैक्स इवेजन, असेसी ने टैक्स इवेजन किया है, इसका कुछ छोटा मोटा कोई इंफॉर्मेशन तो मिलना चाहिए ना जस्सी को या ऊपर वाले ऑफिसर्स को। विदाउट इंफॉर्मेशन वो आपके यहां रेड करेंगे क्या? कैन दे जस्ट गो, अरे चल आज उसके यहां रेड मार देते हैं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, आपको लगता होगा मैं जोक कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये सब बातें मेरी आप सुनो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है where the officer considers it expedient or necessary so to do। expedient और necessary, एक ये वर्ड भी रहता है। फिर एक आता है रीजन टू सस्पेक्ट, फिर एक आता है रीजन टू बिलीव। ये 3 क्या है? अलग अलग लेवल्स है। असेसमेंट में क्या होता है? नेसेसरी और एक्सपीडियंट, यानी हजारों लोगों ने रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर किसी का भी रिटर्न उठा के असेसमेंट कर सकता है। उसको लगता है कि यार ये रिटर्न को असेस करना चाहिए, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां इवेजन है, फिर भी वो असेसमेंट कर सकता है, किसी का भी उठा के असेसमेंट कर सकता है, बल्कि सभी का ही करना चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। चाहे उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि आपने टैक्स इवेजन किया है या ना हो, वो आपका असेसमेंट कर सकता है। तो वहां वर्ड्स जो यूज होते हैं नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू, दीज आर द मोस्ट लीनियंट वर्ड्स। जरूरत महसूस होने पर, अगर जरूरत महसूस हो रही है तो वो कर सकता है। फिर कहीं कहीं पे आता है रीजन टू सस्पेक्ट, यानी कि ऐसे ही नहीं कर सकते, शक गया तो करेंगे। तो शक की बुनियाद क्या होती है? शक की बुनियाद और यकीन की बुनियाद में डिफरेंस होता है। यकीन यानी कि ठोस सबूत होना चाहिए,
ठोस सबूत जिसपे हम यकीन कर सके कि यस ऐसा ही होगा। और शक क्या है कि चिल्लर बातों पे भी होता है। शक में तो क्या है, देखो अभी एग्जाम्पल देने में क्या है, उसने तुमको बोल दिया कि अरे वो तुमको दिखी थी कल, उसके साथ घूम रही थी, तो हमें शक हो जाता है कि या कि कुछ तो भी होगा। तो शक तो क्या है कि ईयर से सुनी सुनाई बातें, ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन, लूज टॉक, गॉसिपिंग, पेपर में रिपोर्ट आ गया कि फलाने आदमी फारूक करोड़पति है, पेपर में आ गया, तो क्या जीएसटी ऑफिसर को यकीन हो जाएगा कि फारूक से ने टैक्स इवेजन किया है? नहीं, ऐसी बातों को शक हो सकता है, यकीन नहीं हो सकता। तो देखो गॉसिपिंग, हियर से सुनी सुनाई बातें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ऐसी चीजों पे शक हो सकता है, ऐसी चीजों से शक जनरेट हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं। तो अगर ऐसे चिल्लर सबूत के बेसिस पे इन्होंने रेड मार दिया तो कोर्ट उस रेड को निगेट कर देता है, कैंसिल कर देता है, याद रखो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रेड पे जो केसेस होते हैं ना, जो अपील्स होती है, वो मेजरली इस पॉइंट पे होती है कि जस्टिस या ऑफिसर के पास जो भी है उसके पास ठोस सबूत नहीं था, इसलिए जो वारंट होता है, सर्च वारंट, वही गलत है। और अगर सर्च वारंट ही गलत है तो सर्च भी गलत है, तो सर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है। गुड इंफॉर्मेशन, यकीन जिस पे बना सके वैसी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये जब कोर्ट में मामले आते हैं, अभी तो आपको सिंपल सेक्शन पढ़ना है, लेकिन जब आगे आप प्रैक्टिस में आओगे और वो चीजें देखोगे, तो जब अपील होता है तो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं कि इन लोगों के पास ठोस सबूत नहीं था, इन लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो यकीन के काबिल नहीं थी, वो शक के काबिल थी, लेकिन यकीन नहीं किया जा सकता था। तो फिर कोर्ट उसको इवैल्यूएट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी। अगर ऐसी सुनी सुनाई बातें वगैरह थी तो कोर्ट सर्च वारंट को कैंसिल कर देता है। आए समझ में? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजन टू बिलीव। ठोस सबूत, यकीनन सबूत होना जरूरी है। गुड इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे चले। तो देखो अब उसके पास मान लो कि है, उसके पास ठोस सबूत है, इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? तो देखो, बिलीव दैट ए एंड बी, 2 पॉइंट्स है। अ taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods, यानी मैंने सेल्स किए हैं लेकिन मैंने डिस्क्लोज नहीं किए, कच्चे में माल बेच दिया है, या सर्विसेज प्रोवाइड की है, कैश ले लिया और कहीं दिखाया ही नहीं, कोई इनवॉइस इशू नहीं किया। अब आप कहोगे ये इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिलेंगी? अरे सब मिलती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिलीव करने के पहले वो बहुत सारी बैकग्राउंड वर्क करते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते रेड मारने, बहुत सारे स्टडी करते। आपकी दुकान पे 4 लोगों को भेजेंगे ऐसी परचेजिंग करने, और देखेंगे कि आप पक्का बिल दे रहे कि नहीं दे रहे। मान लो कि एक अच्छा बिल दे के निपटा रहे सेल्स, तो उनको ये यकीन होते जाएंगे ना कि आप अंडर रिपोर्टिंग कर रहे, यू आर नॉट रिकॉर्डिंग फुल सेल्स, फुल सप्लाई, है ना। तो ये सब चीजें वो पहले पूरा पकड़ते हैं, हर तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उसके बाद जब यकीन हो जाता है कि इसने वाकई में टैक्स इवेजन किया है, तब आके रेड मारते हैं। वो भी आएंगे सेक्शन में, आगे अपन पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। वो ऐसे ही डमी बायर्स को भेज सकते हैं आपके दुकान में। डमी बायर्स आएंगे, सपोज कि आप गोल्ड की दुकान है या जो भी है, आपकी दुकान में आएंगे, परचेजिंग करेंगे और कहेंगे अरे यार निपटा दो ना विदाउट जीएसटी, चलो हम कैश दे देते आपको, हाँ मत दो, जीएसटी मत लगाओ, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। फिर आप अगर मान गए और उनको 10, 12, 15 लाख का माल बेच दिया, तो सब करके पूरा बिल लेके जाएंगे और फिर ये सब रिकॉर्ड करेंगे कि आपने ऐसा किया, फिर रेड मारने आएंगे। तो चलो देखते हैं, बहुत सारी चीज देखना है। लेट्स स्टार्ट। सो टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन relating to supply of goods or service or both, or the stock of goods in hand, स्टॉक को सप्रेस कर रहा है, कच्चे में परचेज करके लाया होगा तो स्टॉक है लेकिन दिखा नहीं रहा बुक्स में, स्टॉक है लेकिन बुक्स में नहीं दिख रहा।
तो एक तो सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई, सप्लाई को अंडरलाइन कर लो, फिर स्टॉक को अंडरलाइन कर लो ऑफ गुड्स इन हैंड, और हैज, तो स्टॉक में दोनों आएंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक को अंडरस्टेट किया है या फिनिश गुड्स का स्टॉक अंडरस्टेट किया है, और हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट अंडर द एक्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड किया है, तो नकली बिल्स वगैरह लगा करके क्रेडिट ले लिया है, मटेरियल आया ही नहीं, इनवॉइस आ गया और क्रेडिट ले लिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फ्रॉड होते हैं उसमें, तो वो किया है। और हैज इंडल्ज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर टू इवेड टैक्स, इंपॉर्टेंट, टू इवेड टैक्स, यानी उसका इंटेंशन क्या है, इवेड टैक्स। तो कॉन्ट्रावेंशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रावेंशन का इंटेंशन क्या होना चाहिए, इवेजन ऑफ टैक्स, तो फिर ये रेड होता है। अगर नॉर्मल कॉन्ट्रावेंशन है, कोई प्रोसीजर का कॉन्ट्रावेंशन है, नॉट विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, तो फिर रेड नहीं हो सकता। समझ में आए? तो ये कॉन्ट्रावेंशन, हम कौन सा कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहे हैं, विच इज डन विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स। ओके, तो ये पहला पॉइंट हुआ। और बी, any person engaged in the business of transporting goods, transporter, or an owner or operator of a warehouse, जिसके अंदर गुड्स रखा होगा बहुत सारे लोगों का, और गोडाउन, or any other place, is keeping goods which have escaped payment of tax. आप एक गोडाउन रन कर रहे हो और आपके बहुत सारे दोस्त हैं मैन्युफैक्चरर लोग, आपने सबको बोला है तुम्हारा जो वो वाला है ना अनरिकॉर्डेड वाला, वो मेरे यहां आके रख दो, तो आपके यहां रखा हुआ है, आपके यहां रखा हुआ है कौन सा गुड्स, जो एस्केप्ड टैक्स है, जिस पे टैक्स भरा हुआ नहीं है, एस्केपिंग टैक्स रिकॉर्ड में नहीं है, कुछ भी नहीं, कच्चा माल यू कैन से, वो सब आपने रखा हुआ है, या आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। So you are transporter, or you are the owner of a or operator of a warehouse or a godown or any place where the goods are kept. Which goods? On which tax has not been properly paid or accounted for. Or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under the act. Accounts में गड़बड़ी की है जिससे evasion होगा. Then he may authorize. तो he यानी कौन? वो ऊपर जस्सी, जस्सी या उसके ऊपर वाले जो लोग हैं, जस्सी है ना ज्वाइंट कमिश्नर, मे ऑथराइज इन राइटिंग एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी सीजीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं, टू इंस्पेक्ट एनी प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन और द पर्सन्स एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और द ओनर ऑफ ऑपरेटर ऑफ द वेयरहाउस और द गोडाउन और अदर प्लेस। ठीक है, कौन सी जगह पे इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन वर्ड को अंडरलाइन करो, इंस्पेक्ट करेंगे, क्या इंस्पेक्ट करेंगे, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अंडरलाइन करो, बिजनेस। आपके घर पे नहीं आएंगे, ठीक है, आपके जो भी बाकी घर वर है, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस या कोई तुम्हारा क्या है आउट हाउस या फार्म हाउस, वहां नहीं आएंगे, ओनली प्लेसेस ऑफ बिजनेस इंस्पेक्शन करने। ठीक है, फिर दूसरा, where the proper officer not below the rank of Jassi, same, either pursuant to an inspection, यानी इंस्पेक्शन से और बातें क्लियर होंगी, तो पहले इंस्पेक्शन करने आएंगे, पहला पॉइंट इंस्पेक्शन है, आएंगे इंस्पेक्ट करेंगे, अब उसे और चीजें नजर आएंगी, तो उसका क्या करेंगे देखो। सो पर्सुएंट टू इंस्पेक्शन यानी बिकॉज ऑफ इंस्पेक्शन कैरीड आउट अंडर सबसेक्शन 1 और अदरवाइज, यानी वैसे भी अगर इंफॉर्मेशन है उसके पास, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any document or books or things which in his opinion will be useful for or relevant to proceeding under the act are secreted, underline secreted. क्या secret किया है, goods या फिर books of accounts etc. books of account documents जो पूरा कच्चा चिट्ठा है तुम्हारा, वो कहीं पर secret करके रखा है at any place, तो आप क्या करेंगे देखो, he may authorize in writing any other officer, यानी जस्सी अपने नीचे वालों को, तो यहाँ जो any other officer लिखा रहता है ना, वो कौन, उसके जूनियर्स, तो जस्सी है तो उसके नीचे जो है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर एंड ऑल, उनको बोलेगा छू, यानी जाओ भागो और जल्दी से पकड़ के लाओ,
सो एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी उसके नीचे वाले, टू सर्च एंड सीज, सर्च एंड सीज, वो छापा मारेंगे उस जगह पे जहां सीक्रेट हुआ है और सीज करके लाएंगे। और मे हिमसेल्फ, तो मान लो कि उसने लोकल अपने छोटे लेवल के ऑफिसर, नीचे के लिए ऑफिसर्स को बोला, असिस्टेंट कमिश्नर को बोला जाओ सीज करके लाओ, बोल रहे नहीं जाता है। अरे क्यों नहीं जाता? अरे वो है कुछ तो भी नहीं आएगा, या तो बहुत बड़ा आदमी है उधर, पॉलिटिशियन है, साला मार देगा गोली गोली। तो नीचे के ऑफिसर को डर लग गया, तो फिर जस्सी बोलते हैं मैं खुद जाता हूं, तो हिमसेल्फ। अच्छा, ये सब कहानियां क्या है कि याद रखने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए, इमेजिनेशन के लिए है, वरना मेरा किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है। सर्च एंड सीज सच गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, सिंपल। सो सबसेक्शन 2 इज अबाउट सर्च एंड सीजर। तो क्या क्या सीज करेंगे, क्या क्या सीज करेंगे? गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, करेक्ट। Then provided that where it is not practicable to seize any such goods, इतना भारी मात्रा में गुड्स है, 5000 टन्स पड़ा हुआ है, तो उसको सीज करके कैसे लाएंगे? या मारुति के अगेंस्ट रेड मार दिया, मारुति के पास स्टॉक पड़ा हुआ है कितने कार का, 2000 कार्स खड़ी है उसके गोडाउन में, अब उसने रेड तो मार दिया, उसको सीज करके कैसे लाएंगे? 2000 कार उठा के लाएंगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? The proper officer or any authorized by him, any officer authorized by him, may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of the officer. उस पर रोक लगा देंगे कि आप इसको बेचेंगे नहीं, आप इसको यहां से हिलाएंगे नहीं, इसको हटाएंगे नहीं, इसका कुछ नहीं करेंगे हमारे पूछे बिना। Then provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by the officer only for so long as may be necessary for their examination and for inquiry or proceeding under the act. Books जो लेके आएंगे जब तक काम है तब तक रखेंगे, फिर वापस कर देंगे, सिंपल। फिर पॉइंट नंबर 3 कहता है, यानी सबसेक्शन 3 के डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स रिफर टू अंडर 2 और एनी अदर डॉक्यूमेंट, बुक्स और थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन which have not been relied, जो बुक्स हम सीज करके लाए लेकिन उस पर हम रिलाई नहीं कर रहे, या जो बुक्स उसने दिए उस पर भी हम रिलाई नहीं कर रहे, तो उसको अपने पास रखेंगे क्या रोक के? नहीं, कोई मतलब नहीं है। रिलाई नहीं कर रहे तुम, रोक के क्या मतलब? उसको दे दो। रिलाइड ऑन फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर द एक्ट, जो असेसमेंट का नोटिस है स्क्रूटनी का, तो उसमें हमने उसको रिलाई नहीं किया है। देन व्हाट वी डू, शैल बी रिटर्न्ड to such person within a period not exceeding 30 days of the issue of the notice. तो बहुत सारे बुक्स उठा के लेके आ जाएंगे, फिर जो काम के हैं उनके ऊपर हम रिलाई करेंगे, जहां से टैक्स इवेजन प्रूव हो सकता है, और जो ऐसे ही बुक्स है वो वापस कर देंगे 30 दिन के अंदर, सिंपल। Then the officer authorized under subsection 2 shall have the power to seal or break open the door of any premises. तो ऑथराइज ऑफिसर ने कौन? वो नीचे वाले। जस्सी ने बोला था ना असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर को, जाओ जाके रेड मारो, तो ये जो ऑथराइज ऑफिसर वो जब भागते हुए आएंगे और दरवाजा अगर बंद मिला तो आपसे चाबी मांगेंगे, आप चाबी नहीं दोगे तो ताले को तोड़ डालेंगे। सील भी कर सकते हैं चीजों को और तोड़ भी सकते हैं, तो पावर टू सील भी है एंड पावर टू ब्रेक ओपन भी है, द डोर ऑफ एनी प्रीमाइसेस, और टू ब्रेक ओपन एनी अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्रेक ओपन यानी कि फोड़ेंगे नहीं, कंप्यूटर को उठा के फोड़ साले को नहीं, उसके पासवर्ड को क्रैक करेंगे। बॉक्स, रिसेप्टिकल in which any goods, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed. अब देखो यहां वर्ड क्या आया? सस्पेक्टेड। बोला था ना मैंने, दो अलग अलग वर्ड आते हैं। तो उनको यकीन है कि तुमने छुपा के रखा है बुक्स, लेकिन एक बॉक्स मिला उधर, ऐसा थोड़ी यकीन होना चाहिए कि इसी बॉक्स में, वहां शक है, सस्पेक्टेड। किस बॉक्स को तोड़ेंगे? यहां सस्पिशन है, यहां यकीन नहीं है, देखो यहां सस्पिशन है, शक गया, कह यार ये एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ट्रंक है, इसमें ही होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कच्चे वाले यानी असली वाले, तो वो ट्रंक के ताले को तोड़ देंगे। इसी अलमीरा में है, तोड़ देंगे।
यहां शक काफी है, सस्पिशन काफी है, यकीन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वहां असेसी ये नहीं बोल सकता आपको यकीन है क्या, पहले बताओ किस बेसिस पे यकीन है आपको, तभी मैं तोड़ने दूंगा, ऐसा वो नहीं बोल सकता। ऑफिसर बोलेगा मेरे को शक जा रहा है, सूंघ के देखेगा, मेरे को शक है, फोड़ डालो इसको। ठीक है, कंसील वेयर एक्सेस टू सच प्रीमाइसेस अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स और रिसेप्टिकल इज डिनाइड। आप अगर चुपचाप चाबी दे दोगे तो वो अच्छे से ओपन करेंगे, नहीं दोगे तो फोड़ेंगे। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। Then the person from whose custody any documents are seized under subsection 2 shall be entitled to make copies thereof. उसके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के ले गए ऑफिसर लोग, तो बोलेंगे साला मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मेरे पास कुछ तो चाहिए, तो जाके जीरोक्स कॉपी करके ला सकता है, या एक्सट्रैक्ट्स यानी नोटिंग्स करके ला सकता है। Therefrom, in the presence of the authorized officer at such place and time as the authorized officer may indicate in this behalf, except when making such copies or taking extracts may, in the opinion of the officer, prejudicially affect the investigation. अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन इसको नहीं देने की है, तो फिर वो नहीं देगा। उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो जाएगा इससे, क्योंकि ये जाके डॉक्यूमेंट चेंज कर लेगा या कुछ तो भी करेगा, तो फिर उसको नहीं देंगे। लेकिन नॉर्मल कोर्स में तो दे दिया जाता है, लो कॉपीज लेके जाओ। Then the goods so seized, जो गुड्स उठा के लेके जाएंगे, shall be released on a provisional basis upon execution of a bond and furnishing of security. तो ऑफिसर बोलेगा कि गुड्स, वो असेसी जाएगा, साहब मेरे गुड्स दे दो, गुड्स दे दो, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है तुम बॉन्ड फाइल करो, यानी एक अंडरटेकिंग दो कि तुम इतना पैसा दोगे, हमने गुड्स उठा के लाए, गुड्स बेचकर तुम्हारा टैक्स वसूल करने वाले थे, अब गुड्स अगर तुम लेके जाओगे तो पैसा भरने का वादा करो। तो फिर वो वादा करता है। तो बॉन्ड कितने का होता है मालूम है? जितने वैल्यू के गुड्स है, अगर 50 लाख के गुड्स है वैल्यू, तो 50 लाख का बॉन्ड फाइल करवाएंगे, या टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट मिला के विच एवर इज लेस, जितना टैक्स आने वाला है उतना टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट मिला के, या फिर वैल्यू जो भी लेस होगा उतने का बॉन्ड फाइल करवाएंगे विथ सिक्योरिटी, बैंक गारंटी के साथ, और फिर कहेंगे चल ठीक है अब गुड्स लेके जा। इन सच मैनर एंड सच क्वांटम रिस्पेक्टिवली एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो ये प्रिस्क्राइब रूल्स में है, ये अपन देखेंगे अभी। इसके बाद ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज ए केस मे बी, तो टैक्स पेनल्टी वगैरह भर दे, फिर गुड्स लेके जा, और बॉन्ड भी फाइल करवाएंगे। And where any goods are seized under subsection 2 and no notice in respect thereof is given within 6 months of the seizure of goods, असेसमेंट का कोई नोटिस उसको नहीं दिया अगर, और 6 महीने गुजर गए, then the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized. कब तक रखोगे? असेसमेंट तो करो, वो कहेगा असेसमेंट करो, टैक्स भरता हूं, गुड्स तो दो मेरे को, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो अगर 6 महीने तक एक्शन नहीं लिया ऑफिसर ने, तो फिर गुड्स को वापस करना पड़ेगा। Provided that a period of 6 months may, on sufficient cause being shown, be extended by the officer for a further period not exceeding 6 months. Extension तो रहता ही है। Then the government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in the value of goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods, or any other relevant consideration, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा? पेरिशेबल नेचर या हैजार्डस नेचर, डेप्रिसिएशन इन वैल्यू, गुड्स को रखेंगे तो डेप्रिशिएट होकर खत्म हो जाएगा ना, तो उसको जल्दी बेच दो ऐसा। या पेरिशेबल नेचर क्या है, तो वो तो खराब हो जाएंगे, तो जल्दी बेच दो उसको, तो फिर 6 महीने तक भी नहीं रुकेंगे, उसको और जल्दी डिस्पोज ऑफ कर देंगे टू रिकवर द टैक्स। तो ऐसा है, पेरिशेबल, हैजार्डस नेचर, डेप्रिसिएशन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, देन कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, इतना स्टोरेज स्पेस नहीं है हमारे पास, रखेंगे कहां, या अदर रेलेवेंट कंसिडरेशंस। बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स व्हिच शैल एज सून एज मे बी आफ्टर सीजर अंडर 2 बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ऑफिसर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो गवर्नमेंट उसमें गुड्स प्रिस्क्राइब करके रखेंगे नोटिफिकेशंस में कि ये गुड्स के केस में 6 महीने तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर दो,
तो देखो उसके बाद क्या लिखा है उसके अंदर ही कंटिन्यूएशन में कि वेर एनी गुड्स बीइंग गुड्स स्पेसिफाइड इन 8, ये वाले हैजार्डस नेचर वाले, हैव बीन सीज्ड बाय द ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, he shall prepare an inventory of such goods in such manner as may be prescribed. उसका जल्द से जल्द इन्वेंट्री बनाएंगे और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. Then the provisions of Code of Criminal Procedure 1973 relating to search and seizure shall apply in this case also. तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा प्रोसीजर दिया नहीं है, कैसे घुसेगा, क्या पावर्स रहेंगे वगैरह वगैरह, तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया है, रेड मारने का पूरा प्रोसीजर, तो वो यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस. इसको भूल जाओ, एग्जाम में ये पॉइंट्स ऐसे नहीं आते, टेक्निकल पॉइंट. लेकिन वहां मैजिस्ट्रेट का परमिशन वगैरह लगता है, तो यहां लिखा है कि मैजिस्ट्रेट की जगह कमिश्नर को वो पावर्स रहेंगे. फिर 11 में लिखता है कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज इवेडेड और इज अटेम्प्टिंग टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स. इवेड कर लिया है या अटेम्प्ट कर रहा है इवेजन का. He may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers, or documents of such person, produce before him, and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary for the purposes of law, prosecution, assessment, जो भी है, जब तक जरूरी है तब तक वो बुक्स को रखेंगे. तो इसको एक्चुअली इम्पाउंडिंग ऑफ बुक्स कहते हैं. अगर उसको लग रहा है बुक्स एसएससी से बुलवा है, वो लाया है, फिर हमको लग रहा है कि टैक्स इवेजन है इसका, या तो किया है इसने या अटेम्प्ट कर रहा है टैक्स इवेजन, तो उसके बुक्स को रख लेंगे. इसको इम्पाउंडिंग कहते हैं. ये रेड मार के उठा के नहीं लाए, ये वो लाया था, उसको हमने रख लिया. जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक पेनल्टी प्रोसिक्यूशन सब कंप्लीट नहीं होता, रखेंगे अपने पास. देखो प्रोसिक्यूशन, उसको अंडरलाइन कर लो. प्रोसिक्यूशन क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के चैप्टर में. उसमें जेल होती, तो जेल में डालना है कोर्ट में साबित करने के लिए, बुक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो लगेगा ना, इसलिए रोक के रखेंगे. फिर 12 में लिखा है कि कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे कॉज परचेज. देखो अब आया, वो था ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे, हमने टैक्स इवेजन किया है या करने वाले हैं, ये उनको पता कैसे चलेगा, यकीन कैसे होगा. तो वो नकली यानी डमी लोगों को हमारे पास भेजेंगे खास पता लगाने के लिए. तो वो आएंगे और हमारे से कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, और देखेंगे कि हम कोई गुनाह करते हैं क्या, टैक्स इवेजन करते हैं क्या. तो लिखा है कॉज परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम. तो ऑफिसर लोग ही नकली भेष बदल के आएंगे. फ्रॉम द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन. जैसे दिवाली का मौका है, हम मिठाई की दुकान लगा के बैठे हैं, हाँ, और सेल मस्त होता है उस टाइम में, तो ऐसे डमी लोग वहां से डिपार्टमेंट्स आएंगे, बोलेंगे हमको 4 किलो काजू कतली दे दो, 5 किलो लड्डू दे दो, 4 किलो ये दे दो, 5 किलो वो दे दो. अच्छा बताओ कितना हुआ पैसा, तो हम बोलेंगे साहब 12,000 रुपए हुए. तो बोलते हैं अच्छा 12,000 इसमें टैक्स भी है क्या. हमने कहा अगर आप कैश देते हो तो हम जीएसटी हटा देते हैं. तो फिर कितना होगा, हमने कहा 11,000 हो जाएगा. तो अच्छा ऐसा है क्या, चल लो 11,000 लो, आप टैक्स मत लगाओ, हमको ऐसे ही दे दो कच्चे बिल के ऊपर. तो ऐसे सब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो ये राइट देखो यहाँ पे, तो वो परचेसिंग करेंगे, परचेस करके ले जाएंगे. अब उनको तो क्या है, उनको मिठाई से थोड़ी कोई मतलब है, उनको तो ये देखना था कि आप कच्चे में माल बेचते हो क्या, विदाउट बिल, विदाउट इनवॉइस, विदाउट टैक्स. बेच दिया आपने, वो सब रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपने ऐसा ऐसा किया, और फिर माल वापस करेंगे और उनके 11,000 रुपए वापस लेंगे. और ये आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा. अगर तुम कहोगे नहीं मेरा सेल हो गया मैं कैंसिल नहीं करता, तो वो नहीं कह सकते. तो लॉ में लिखा है कि यू हैव टू कैंसिल दैट सेल एंड रिटर्न द मनी, क्योंकि ये डमी परचेज था, रियल में नहीं था. ये सिर्फ आपके अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट करने के लिए था. तो देखो उसमें लिखा है, पूरा पढ़ो. The commissioner or any officer authorized by him may cause purchase of any goods or service or both by any person authorized by him from the business premises of any taxable person to check the issue of tax invoices
और बिल्स ऑफ सप्लाई, एग्जाम गुड्स के लिए बिल्स ऑफ सप्लाई होता है, बाय सच टैक्सेबल पर्सन, एंड ऑन रिटर्न of goods so purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business, यानी manager, shall refund, उसको refund देना ही पड़ेगा, the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier. तो चाहे वो गलती पकड़ा जाए या वो सही आदमी भी हो, वो कहता नहीं मैं विदाउट जीएसटी नहीं बेचता, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, तो ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है दे दो हमको गुड्स, तो वो सेल करके ये परचेज कर लेते हैं, सब कुछ बराबर है, फिर से आएंगे 1 घंटे के बाद, साहब वो हमने आपको टेस्ट करने के लिए परचेज किया था, चलो वापस ले लो, तो वापस लेना पड़ेगा और इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से सेक्शन था 67, वेरी इंटरेस्टिंग वन। और फिर इसी के अंदर में रूल्स है, तो वहां लिखा था ना एज मे बी प्रिस्क्राइब, रेड मारो, तो वो कैसे, वो डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स वगैरह क्या है, नाम क्या है, तो वो यहां पे दिए है, तो देखते हम। पहला रूल 139 है, where the proper officer not below the rank of Jussi has reasons to believe that at the place of business or the place is visited by the is to be visited for the purpose of inspection or search or as the case may be seizure in accordance with 67, he shall issue an authorization। तो वहां लिखा था ना Jussi will authorize, तो ऑथोराइजेशन लेटर कौन सा रहेगा, देखो INS1, ये ऑथराइजेशन फॉर्म है, या जिसको अपन सर्च वारंट भी कहते हैं, ऑथराइजिंग द अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन और सर्च एंड सीजर। ठीक है, तो INS1 में ऑथराइजेशन लेटर देगा, इतना याद रखो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं रहती, नंबर्स को नोट करके रखो। INS1 इज द ऑथराइजेशन लेटर। Then where the goods, documents, books or things are liable for seizure under 67(2), the officer or the authorized officer shall make an order of seizure in INS2। तो seizure का जो order है वो INS2 में दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड में लिखा है कि proper officer or the authorized officer may entrust upon the owner or the custodian of goods from whose custody the goods or things are seized the custody of such goods or things for safe upkeep, and the said person shall not remove, part with or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of the officer। ये भी हम देखा था, ये वो वाला केस, 500 कार खड़ी है, मैंने कहा था उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर ऑर्डर सर्व करेंगे कि आप इसको यहां से हिलाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, इसको सेफ कस्टडी में रखेंगे। और उसका फॉर्म नंबर होता है INS3, जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया, देखो, वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज, the officer or the officer may authorized officer may serve on the owner an order of prohibition, सेल से रोका जाएगा कि आप इसको हटा नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो ऑर्डर होता है INS3 के अंदर, not to sell, part with or deal with the goods। Then the officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory। वो इन्वेंट्री अपन ने देखा था, क्या क्या गुड्स सीज किया, क्या क्या बुक्स उठा के ले गए, सबका इन्वेंट्री बनता है, इसको पंचनामा भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ सच गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ बोथ और बुक्स और थिंग्स कंटेनिंग इंटर एरिया द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, मेक, मार्क, मॉडल वेयर एप्लीकेबल एंड गेट इट साइंड बाय द पर्सन। तो इन्वेंट्री बनाएगा और उसका सिग्नेचर भी लेगा, आपके सामने ही बनाएगा पूरा इन्वेंट्री, देखो ये सब गुड्स है, ये इन्वेंट्री है, चलो साइन करो इसको कि इतना माल हम लेके जा रहे हैं आपके यहां से। ऐसे रहता है। फिर बॉन्ड है 140 में, तो वो था ना अपना रिलीज, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स, तो वहां पे लिखा था बॉन्ड फाइल करना है, तो बॉन्ड कैसे फाइल करना है और कितने अमाउंट का बॉन्ड होगा, कितनी सिक्योरिटी देना है, वो यहां लिखा है 140 में। तो देखो, द सीज्ड गुड्स मे बी रिलीज्ड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स इन फॉर्म INS4 and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable tax, interest and penalty। जितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आने वाला है उतनी बैंक गारंटी चाहिए। और बॉन्ड कितना चाहिए, वैल्यू ऑफ द गुड्स, जितना गुड्स का वैल्यू है, 50 लाख के गुड्स है तो 50 लाख का बॉन्ड फाइल करो तो गुड्स देंगे तुमको, और बैंक गारंटी भी दो साथ में, इक्वल टू टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी।
तो ऐसा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है कि टैक्स का अमाउंट यानी क्या, एप्लीकेबल टैक्स का जो अपन बैंक गारंटी लेंगे ना उसका मतलब क्या, तो उसमें लिखा है शैल इंक्लूड सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स। यानी टैक्स विल बी CGST प्लस SGST या UTGST मिलाकर बॉन्ड लेंगे। ऐसा नहीं कि सेंट्रल वाला सिर्फ बोलेगा मेरे को सेंट्रल वाले का बॉन्ड दे दो, ऐसा नहीं, दोनों मिलाकर बॉन्ड लेंगे। एंड सेस इफ एनी, then in case a person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date, अभी छोड़ देंगे लेकिन प्रोविजनल रिलीज है। देखो प्रोविजनल का मतलब है कि अभी तुम बेच नहीं सकते इसको, हम जब बोलेंगे तो लाना पड़ेगा वापस गुड्स। तो जब बुलाया फिर वो गुड्स अगर नहीं लेके आया तो क्या करेंगे, देखो at the appointed date and place indicated by the officer the security shall be encashed, फिर तुम्हारी बैंक गारंटी एनकैश कर लेंगे, and adjusted against the tax, interest and penalty and fine if any payable in respect of the said goods। तो बैंक गारंटी को एनकैश करेंगे। Then procedure in respect of seized goods, जो goods सीज किया उसका क्या करेंगे, देखो where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature and if the taxable person pays an amount equivalent to market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person whichever is less, या तो जितना गुड्स है उसका मार्केट वैल्यू या जो टैक्स उसके अंदर है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मिलाकर उतना अमाउंट अगर वो जमा कर देता है whichever is less, तो सच गुड्स एंड थिंग्स शैल बी रिलीज्ड फोर्थविथ, यानी उसको गुड्स की कस्टडी हैंड ओवर कर देंगे और उसका ऑर्डर निकलेगा INS 5 के अंदर ऑन प्रूफ ऑफ पेमेंट। And where the taxable person fails to pay the amount under 1, अगर वो अमाउंट को पे नहीं करता है तो क्या करेंगे, the commissioner may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty or other sum payable under the act। सिंपल, गुड्स को बेच डालेंगे। फिर वही समरी फॉर्म में दिया है, वो तो आपके रेफरेंस के लिए है।